नमस्कार दोस्तों, पिछले जो 3-4 लेक्चर थे उसके अंदर हमने जो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री वाला डिफरेंशियल अवकल समीकरण थे उसके बारे में पढ़ लिया, किस प्रकार आपको उनका हल करना था, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज एक और नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है लीनियर, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हिंदी में कहेंगे अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, यानी आपको रैखिक अवकल समीकरण दिए जाएंगे और उनमें आपको मिलेंगे अचर गुणांक, साथ में जो y और उसके जो अवकलज होंगे dy/dx, उनके साथ जो गुणांक होंगे वो अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे इसका मानक रूप अगर हम बात करें तो dny/dxn प्लस p1 dn-1/dxn-1y प्लस p2 dn-2/dxn-2y प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही आगे लास्ट में Pn बराबर Q। ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप होगा। यहां पर जहां P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्या है दोस्तों, अचर कांस्टेंट है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। और जो Q होगा वो x का फलन या फिर अचर भी हो सकता है, यानी ये x का फलन होगा। अगर इस रूप में आपको इक्वेशन दिया है, ये मानक रूप है जो आपके अचर गुणांक रैखिक अवकल समीकरण है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा dny/dxn प्लस p dn-1 dxn, यानी जो आप देख सकते हैं अवकलज हैं वो लगातार उनकी पावरें घटती जाएंगी आगे तक। तो ये है आपका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप। इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ और चीजें करते हैं। अब देखिए यहां पर ये चीजें आपको बता रहा हूं, देखिए थोड़ा सा बस आपको देखिए इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, ज्यादा इनमें प्रख्यात बनने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये मानक रूप होता है, पूछ लिया भी जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रैखिक अवकल जो अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए अगर यहां पर d/dx बराबर आपको मानना है d, यानी जो आपका गुणांक है, अचर गुणांक है d/dx, उसकी जगह आपको कैपिटल D, ये क्या होगा इसका अवकल संकारक, अवकल संकारक। तो इसकी जगह आप d रखोगे तो आपके पास क्या होगा d⁻n y प्लस p1 d⁻n-1, यानी d/dx की जगह आपने ये रख दिया प्लस p2 dn-2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस Pn बराबर Q, ठीक है। अगर आप इनमें से y कॉमन ले, इसके साथ y तो आएगा, सबके साथ y आएगा भाई, ये हम छोड़े नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहां पर y तो सबके साथ आएगा, क्योंकि y का लास्ट में y तो फलन बचेगा। y और y के अवकलज हैं, उनके साथ आपको जो गुणांक है उनके कांस्टेंट होंगे, तो आपका ये रैखिक अवकल समीकरण विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। तो बराबर Pn y। अब देखिए इस पूरे समीकरण में से आपका y कॉमन आ रहा है, तो dn प्लस dn-1 प्लस dn-2, और यहाँ पर p2 p1 प्लस डॉट 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 Pn, और y यहाँ से आप कॉमन लें, y बराबर q। ये हो गया आपका अवकल संकारक रखने के बाद, क्या हो गया, अवकल संकारक d रखने के बाद। अब देखिए अब ये जो आपको अवकल समीकरण है वो इस दो रूप में मिलेगा। कब है, एक तो यहां पर यदि q बराबर 0 हो और एक q बराबर नॉट 0 हो, तो q बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, dn प्लस p dn-1
प्लस अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Pn और ये देखिए y भी 0 में चला जाएगा तो बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जब q बराबर 0 है, और q बराबर 0 है उसको आप कहेंगे समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। और उसके अलावा जो भी है, उसके अलावा अगर q बराबर 0 नहीं है तो उसे आप कहेंगे विषमघातीय अवकल समीकरण। और इसके जो नोट्स हैं, देखिए अब हम डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते हैं क्योंकि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के टेलीग्राम का, तो वहां से आप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक तो समघातीय होगी, लेकिन यदि q बराबर नॉट 0 है इस रूप में dn प्लस p dn-1 प्लस p2 dn-2 प्लस डॉट डॉट pn और इंटू में y है बराबर q, अगर ऐसा मानक रूप मिलता है तो उसे आप कहोगे विषमघातीय अवकल समीकरण, विषमघातीय अवकल समीकरण। तो एक तो हो गया समघातीय, एक हो गया आपका विषमघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी अभी हम करने वाले हैं, तो फटाफट आप साथ में लिखते जाएं। और इस पूरे फंक्शन को आप एफ डी, क्योंकि डी का फंक्शन हो गया, एफ डी वाई बराबर क्यू, इस रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको फटाफट बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप तक को क्वेश्चन तक मैं पहुंचा रहा हूं। अब देखिए ये तो हो गया अवकल संकारक। अगर आपको ऐसा मिले, क्या ये तो हो गया डी, यानी डी का क्या हुआ डी अपॉन डी एक्स। अब आपको पता है दोस्तों अवकलन और समाकलन होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, यानी आप इसको 1/d करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो समाकलन के बराबर है 1/d² का अर्थ क्या हुआ कि ये डबल समाकलन, यानी प्रतिलोम संकारक इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिलोम संकारक, इनवर्स ऑपरेटर, प्रतिलोम संकारक, यानी 1/d जहां पर भी मिलेगा आपको। देखिए बहुत सारे ऐसे अब क्वेश्चन आएंगे 1/d के रूप में, इसलिए पहले ही आपको मैं बता रहा हूं, अगर 1/d के रूप में इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो 1/d का तात्पर्य होगा इसका समाकलन करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और 1/d² का अर्थ हो गया डबल समाकलन, यानी 2 बार आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो आगे इसके हल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन भी दे दें कि 1/d² cos x, ऐसी आपको इक्वेशन दे दी, तो 1/d का अर्थ क्या हुआ, यानी एक बार समाकलन, और 1/d² है तो 2 बार, यानी cos x का एक बार आप समाकलन करोगे dx, और दोबारा आप पूरे का dx करोगे, यानी cos x का समाकलन क्या होता है sin x dx। अब एक बार और करोगे sin x का क्या हो गया माइनस का cos x। तो ऐसे 1/d का तात्पर्य क्या हुआ कि उसका आपको समाकलन करना है, उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिलोम संकारक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, मानक रूप आपको मैंने बता दिया। उसके बाद उसे देखिए, जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आपको हल तक पहुंचा रहा हूं, अवकल समीकरण का हल कैसे करना है वो चीज मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपको जैसे ही मानक रूप दे d/dx, उसकी जगह आपको d संकारक d रखना है, जो आपको ऐसा मिले d/dx की जगह आप क्या रखोगे, कैपिटल D रखोगे। और उसके बाद अब देखिए इसके हल के बारे में हम बात करते हैं, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें पता चल गई। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, 2 प्रकार के हल होंगे दोस्तों अवकल समीकरण का हल। देखिए आपको अवकल समीकरण दिया है, इस प्रकार आपको अवकल समीकरण मिलेगा dn प्लस dn-1 p1 प्लस p2 dn-2, इस प्रकार आपको अवकल समीकरण मिलेगा। ठीक है, और यहां पर pn आपको मिलेगा y बराबर q। यही तो है, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताया है। जब आप संकारक इसके अंदर रख दोगे तो आपका कुछ ऐसा अवकल समीकरण बनेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गया। अब इसके हल 2 हल होंगे, यानी जो अवकल समीकरण का हल करोगे आप y बराबर CF प्लस PI, ये आप पढ़ भी चुके हैं। CF होता है पूरक फलन,
और पी आई होता है विशेष फलन। अब देखो, अगर आपको Q बराबर 0 दे, Q बराबर अवकल समीकरण आपको ऐसी मिल जाए, यहां पर आपको डायरेक्ट 0 मिल गया। अभी देखिए क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आपको मिल गया d² प्लस 3d माइनस का 5 बराबर 0, y इंटू बराबर 0, ऐसा रूप का आपको अवकल समीकरण मिल गया। ऐसे रूप का अवकल समीकरण मिल गया, यानी जहां पर Q बराबर 0 है, तो जहां पर Q बराबर 0 है तो वहां P की वैल्यू नहीं काउंट करनी आपको। पी आई की वैल्यू, जो विशेष फलन है उसकी वैल्यू नहीं काउंट करनी। केवल मात्र जो हल होगा आपका y बराबर CF के रूप में ही होगा, यानी उसमें आपको पूरक फलन ही निकालना है। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि पूरक फलन क्या होता है, विशेष फलन क्या होता है, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुने कि जहां पर आपको Q बराबर 0 दे, अभी जो हमने पढ़ा है Q बराबर 0 आ गया तो वहां पी आई नहीं निकालना, लेकिन Q बराबर 0 न दे तो आपको दोनों निकालने हैं, CF और पी आई, ये आपको दोनों का हल होगा। और जहां Q बराबर 0 है तो ये केवल मात्र y बराबर CF ही आपका पूरक हल होगा। ठीक है, अभी हम पूरक हल ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि जहां Q बराबर 0 है उस समीकरण को क्या कहेंगे, इस रूप को आप क्या कहोगे, समघात। अगर Q बराबर 0 नहीं है तो उसे आप कहोगे विषमघात। बस ये देखिए, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको पूरक फलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूरक फलन। इंपॉर्टेंट था इतना कंटेंट, अब चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। पूरक फलन ज्ञात करने की विधियां, पूरक फलन ज्ञात करने की विधियां। देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैंने ये फटाफट आपको इसलिए बताया 10-12 मिनट के अंदर ये पूरा आपको जो इंट्रोडक्शन था देना वो दे दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पूरक फलन आपको CF निकालना है और PI भी आपको निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको Q बराबर 0 दे तो पूरक फलन ही आपको निकालना है केवल मात्र, लेकिन Q बराबर 0 न दे तो वहां पर कंडीशन लगेगी कि आपको PI भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन चल रहे हैं हम Q बराबर 0, यानी केवल मात्र आपको CF निकालना है अवकल समीकरण का। और वो आप कैसे निकालेंगे, 2-3 तरीकों से आपको निकालना पड़ेगा, तो वो हम पूरा का पूरा निकालने वाले हैं। चलिए, पूरक फलन ज्ञात करने की विधियां, यानी आपको अब CF ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपके 3-4 केस बनेंगे, यानी अलग अलग कंडीशन होगी। आपको मान लीजिए अवकल समीकरण इस प्रकार दे दिया, d² प्लस एक मानकर चल लेते हैं हम, मान लीजिए d³ माइनस का, एक मिनट, d³ माइनस का 3d प्लस 4y बराबर 0, ये आपको दे दिया। यानी इसमें Q बराबर 0 है। देखिए, जितने एग्जाम्पल निकालेंगे उसी से आपको चीजें समझ में आएगी। Q बराबर यहां पर क्या है, 0 है ना, Q बराबर 0 है, और इसमें Q बराबर 0 है तो आपका हल क्या होगा, केवल मात्र CF आपको निकालना है, PI आपको नहीं निकालना। तो CF इसके लिए आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, D बराबर आपको अम प्रतिस्थापित करना है। देखिए, जो चीजें बता रहा हूं वो याद रखें। अम प्रतिस्थापित करने पर, तो D बराबर आप अम प्रतिस्थापित करोगे, m³ माइनस 3m प्लस 4 बराबर 0, y क्या हो गया, 0 के अंदर। अब इस इक्वेशन से आपको अम की वैल्यूज निकालनी है। अम की वैल्यूज निकालनी है। एक आपको तरीका बता देता हूं, बेहतरीन तरीका अम की वैल्यू ज्ञात करने का। कौन सा, देखिए, सबसे पहले आप यहां पर कुछ वैल्यूज रखें जिससे ये समीकरण आपकी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि क्यूब के रूप में अगर स्क्वायर होती तो आप इजीली तरीके से द्विघात समीकरण बनाकर उसे आप सोल्व कर सकते थे। आप जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो भी लगाकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब के रूप में दे रखी है, या तो आप ऐसे इस इक्वेशन को बनाएं, दोबारा वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन आप एक इजी तरीका है कि अम बराबर आप कुछ भी वैल्यू रखें। अब यहां पर देखिए, अम बराबर मैं -1 रखता हूं, 3m² है भी, 3m², 3m² है, 3d²। ठीक है, तो यहां पर आप क्या, अम बराबर -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो यहां पर -1 रखा, माइनस, और यहां पर माइनस से माइनस स्क्वायर प्लस होगी, तो -1 -3 प्लस 4 यानी बराबर 0। दोनों इक्वेशन संतुष्ट होगी ना, -4 और +4 बराबर 0, यानी अम बराबर -1 पर ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। तो इसका अम+1 एक गुणनखंड हो गया क्या,
ठीक है। m+1 एक गुणनखंड हो गया तो इसके अंदर इसका पूरा भाग जाएगा। देखिए ये आप वैसे आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, लेकिन जटिल आ जाएगी कुछ इक्वेशन, जटिल रूप अगर इक्वेशन का आ जाएगा तो वो वहां पर आप सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए तरीका आपको दी बेस्ट है। m+1 आ गया एक गुणनखंड, तो आपको पता चल गया कि m+1 है, तो m+1 का इसके अंदर भाग दे दीजिए। किसके अंदर, देखिए कहां पर, यहां पर दे देते हैं। जो आपके पास आया है m³ - 3m² + 4, इसके अंदर आपको m+1 का भाग देना है। m+1 का भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर क्या लेंगे, m² लेंगे तो m³ हो गया। ठीक है, ये भाग आपको आते हैं देने, प्लस m²। ठीक है, अब देखिए चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये भी चिन्ह परिवर्तित होगा तो इससे ये कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4m² प्लस का 4। अब देखिए इसको काटना है तो ऐसा क्या गुणा करें, -4m का अगर मैं गुणा कर देता हूं, -4m, तो ये -4m² हो गया, और यहां पर माइनस का 4m आ गया। ठीक है, ये प्लस साइन होगा, प्लस होगा तो ये कट गया, तो यहां पर क्या बचा, 4m प्लस का 4। और अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको अगर 4 से गुणा करूंगा तो यहां पर 4m + 4, और ये चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो कट जाएगा, यानी ये आपका एक और आ गया गुणनखंड। क्या इसके टुकड़े बने हैं, m+1, और देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, -4m प्लस का 4 = 0, तो ये आपके दो गुणनखंड बन गए। अब देखिए ये इक्वेशन किस रूप में आपका कन्वर्ट हो रहा है, m² - 4m वाला, तो यानी m-2, ये किसकी द्विघात समीकरण बन गई, देखिए a² + b² - 2ab, यानी ये किसका रूप बन गया, m+1, और ये बन गया आपका m-2 की होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की कितनी वैल्यूज आ गई, m बराबर -1 और 2 और 2, दो वैल्यू x ही आएंगी, तो ये 3 वैल्यूज आपकी आई है। अब इन वैल्यूज के आधार पर आपका फंक्शन डिसाइड होगा, यानी अगर यहां पर दो वैल्यू सेम आई है, अगर तीनों अलग अलग आती, दो जो आपने इसके मूल निकाले हैं वो सेम आए हैं ना, दो सेम आ गए तो इसका अलग होगा। अगर वो एक आता, अलग अलग आता, 1 2 3 आ जाता, यानी तीनों अलग अलग वैल्यूज आती तो इसके अलग होता। अगर सम्मिश्र संख्या के रूप में आता है, यानी प्लस माइनस आयोटा, इस रूप में आपका सॉल्यूशन बनता तो इसका रूप अलग होता। तो कैसे है वो रूप अभी आपको बताता हूं, m की वैल्यूज पर डिपेंडेबल होगा सारा। देखिए अब हम इसको हल करते हैं अब, यानी m की वैल्यूज अगर एक समान आए, अगर m की वैल्यूज अलग अलग आए, यदि m की वैल्यूज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आए, सम्मिश्र संख्याओं के रूप में आए, तो आप कैसे करेंगे। ये देखिए अब सारा m की वैल्यूज पर डिपेंडेबल है, फिर हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे। इसको नंबर 1 पर है, यदि m के मान भिन्न भिन्न आए, ठीक है, तो आप क्या हल करोगे, m के मान भिन्न भिन्न और तथा वास्तविक हो, रियल, तो जो आपका हल होगा, देखिए हल आपको डायरेक्ट ये याद रखने हैं, डायरेक्ट हल आप याद रखें। देखिए क्या होगा, y = c1 सबसे पहले, और यहां पर जो m की वैल्यूज आई हैं सबसे पहले e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x, और ऐसे ऐसे ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका पहला हल हो गया। यदि पहला हल कब हुआ, यदि आपको जो आपके हल हैं, जो मूल हैं, जो m की वैल्यूज थी वो अलग अलग आए। अभी देखिए इसका एक समीकरण आपको मैं बताता हूं कैसे, 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। जैसे ये है अवकल समीकरण, क्वेश्चन d² प्लस 5d प्लस 4y = 0, जो आपकी बुक है गोखरू नवकार पब्लिकेशन, जो आपकी बीएससी के अंदर लगती थी, उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको सारे निकालने हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं करवाने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी मैं करवाता हूं आपको, तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी रह जाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, निकालने हैं अच्छे से, तब बात बनेगी। देखिए ये आपको अवकल समीकरण दिया है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको d = m प्रतिस्थापित करना है, तो क्या होगा 5m प्लस का 4, और y 0 में चला गया बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करें, गुणनखंड करोगे तो देखिए क्या आना चाहिए आपके पास, इसको ऐसे टुकड़े करो कि आप
जोड़ो तो 5 आए और गुणा करो तो आपके पास 4 आए। तो ऐसे क्या हो सकता है, 4 और 1 यानी m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस m प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से देखिए टुकड़े आप कॉमन लेंगे, m प्लस आपने m यहां से कॉमन लिया तो आपके पास बच गया m प्लस 4। यहां से भी आप 1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास m प्लस 4 बराबर 0। तो आपकी m की वैल्यूज क्या क्या आ गई दोस्तों, देखिए m की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास -4 और एक m प्लस 1 एक आ गई आपके पास -1। दो वैल्यू आ गई -4 और -1। अभी देखिए ये जो m की वैल्यूज आपके पास आई हैं क्या दोनों अलग अलग हैं, क्या वैल्यूज दोनों अलग अलग हैं, यानी m की वैल्यू -4 -1 कोई भी सेम वैल्यू नहीं है। जो पीछे हमने एग्जांपल किया था उसके अंदर आपकी 3 वैल्यू थी तो जिसमें से दो वैल्यू थी दो आपकी वैल्यूज आई थी वो सेम थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है और सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, सभी रियल नंबर हैं। तो इसका हल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया इस तरह। तो सबसे पहले क्या करोगे, y बराबर c1 e की पावर -m1, देखिए यहां पर c1 बराबर e की पावर m1x, m1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4x प्लस c2 e की पावर -x, यानी ये m2 यहां पर लगाना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन कब हुआ है दोस्तों, ये सॉल्यूशन कब हुआ है, ये सॉल्यूशन जब हुआ है जब आपके जो m की वैल्यूज हैं वो सेम न आए, अलग अलग आए, सभी अलग अलग आए, सभी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो आप इस तरह उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फटाफट इसको लिख लें, फटाफट लिख लें, बाकी आपको यहां पर नोट्स भी मिल जाते हैं तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, फटाफट लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा यदि ये तो हो गया अलग अलग हो, अब समान हो, यानी कम से कम दो मूल आपके समान होते हैं तो आप किस प्रकार हल करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 2 है, यदि समीकरण के मूल, अब तो बात समझ में आ रही है ना, समीकरण के मूल पुनरावर्त हो यानी 2 बार आए, एफ एम बराबर आप जो 0 कर रहे हैं उसमें जो m की वैल्यूज आए, सबसे पहले मान लीजिए कम से कम, सबसे पहले यदि नंबर 1 कंडीशन, यदि दो मूल समान हो यानी m1 बराबर m2 बराबर m, यानी दो मूल हैं जिनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो उसका हल क्या होगा। और m3 आगे जो वैल्यूज आ रही हैं आगे, वो मान लीजिए आगे m3 वैल्यू चल रही है, m4 आगे, तो कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं, ये जरूरी थोड़ी ना है कि 2 के अंदर ही होगा। जो आपका रेखिक अवकल समीकरण है वो तो बहुत सारी पावरों के अंदर होगा, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी हो, लेकिन अगर 2 उसमें मूल समान है तो उसका हल क्या होगा, तो हल। और अब आपको पता होगा क्योंकि एफ एम बराबर 0 यानी क्यू बराबर 0 है, क्यू की वैल्यू 0 है, तो यहां पर केवल मात्र सी एफ निकलेगा, पी आई नहीं निकलेगा। और पी आई कैसे निकलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जैसे ही ये खत्म होगा। तो देखिए हल क्या होगा, वाई बराबर, देखिए ध्यान से, दो मूल समान है c1 प्लस c2 x, देखिए ध्यान से, c1 दो मूल समान है, जो मूल समान हो रहे हैं c1 प्लस c2, जो हम अलग अलग थे तो c1 अलग था, c2 अलग था, लेकिन दो मूल समान है तो उनको c1 प्लस c2 x और e की पावर जो m की माइनस m ये वैल्यू है ना, e की पावर mx, प्लस हो गई, माइनस नहीं, माइनस अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो प्लस हो जाएगी, जो भी m की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो c1 प्लस c2x e की पावर mx और प्लस c3 जो आगे चीजें चल रही हैं, जो आपकी आगे चीजें चल रही हैं, e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। जो भी, क्योंकि m की वैल्यूज तो बहुत सारी होंगी, किसी में 3 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, तो उस हिसाब से आगे ये प्रोसेस चलती जाएगी, लेकिन जो सेम है वो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये तो वही 2, यदि 3 है तो क्या करोगे, यदि 3 मूल समान है, यदि 3 मूल समान हो तो, यानी m1 बराबर m2 बराबर m3, यानी 3
मूलों की वैल्यू अगर एक समान आ रही है तो आपका जो हल है, तो हल y बराबर c1, देखिए ध्यान से, c1 एक था और दूसरा आया तो c2x आ गया, लेकिन तीसरा जैसे ही आएगा उसके साथ x स्क्वायर आएगा और चौथा आएगा c1 4 तो उसके साथ x क्यूब आएगा। ऐसे आपको सॉल्यूशन निकलेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर, और अगर चार मूल समान होते थे c4 x की पावर 3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, e की पावर mx प्लस c4 x m4x, ठीक है, और ऐसे आगे आगे ये आपका बढ़ता जाएगा। ये आपका इस तरह सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं है, यदि आपके दो मूल समान हैं, दो मूल अगर समान है तो सॉल्यूशन क्या होगा, c1 प्लस c2x, और बाहर जो m की वैल्यू आई थी समान थी, जो वैल्यू समान आई थी वो e की पावर के रूप में चढ़ा देंगे, प्लस आगे आपका ये प्रोसेस चलती रहेगी, और भी वैल्यूज आएंगी, साथ में m की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर तीन मूल समान हो, यदि तीन मूल समान है तो आप क्या करोगे, c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर और e की पावर mx। अगर चार मूल समान है तो यहाँ पर प्लस c4 x क्यूब और जुड़ जाएगा, 5 है तो c5 x की पावर 4 और जुड़ जाएगा। यहाँ तक ही मैक्सिमम 3 तक ही मिलेगी, ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, ज़्यादा तो आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे, तो आपको बेवजह की वैल्यूज थोड़ी ना मिलती है। तो आपको मैक्सिमम है, आपको कितनी मिल सकती है, 3 या 4 तक, बस उससे ज़्यादा आपको सोल्व नहीं करवाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, अभी हम लिख लो एक बार इसको, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें दो मूल आपके समान हो। जिसके अंदर आपके अगर दो मूल समान हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके साथ, चीजें बहुत आसान है दोस्तों, और अब फटाफट अब चीजें रफ्तार पकड़ जाएंगी अपनी। अब जो आपका सिलेबस है बहुत जल्द ही हम कंप्लीट कर लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ये देखिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि d बराबर आपको m प्रतिस्थापित करना है, तो d बराबर m आप रखेंगे जैसे ही, तो dm प्लस 2 m-1 की पावर क्यूब y बराबर 0, और ये क्या q बराबर 0 है, तो यानी इसका केवल मात्र CF ही हल होगा। y बराबर CF आपको निकालना है, PI आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और PI नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी तो देखिए CF आपका हल होगा। और CF देखिए निकालते हैं, अभी इसको सोल्व करेंगे। एक तो आपका बन गया m बराबर -2, देखिए बराबर 0 है तो m बराबर -2, और इसमें तीन वैल्यूज बनेंगी, कौन कौन सी, 1 1 1, तीनों वैल्यू समान होगी क्योंकि m-1 है तो इसको तीन गुणों में लिख लीजिए, m-1 m-1 m-1, और बराबर आप 0 करेंगे तो आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी एक जैसी, ठीक है, 1 1। अब देखिए तीन वैल्यूज एक जैसी आ गई ना, तीन वैल्यूज एक जैसी आ गई, m की तीन वैल्यू एक जैसी आ गई, तो आप हल क्या करोगे, इसका जो व्यापक हल है y बराबर, सबसे पहले c1 e की पावर क्या है, माइनस का 2x प्लस c2 प्लस c3x प्लस c4 x स्क्वायर, और e की पावर 1 है m की जगह तो e की पावर x। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, व्यापक हल। अगर समान है तो, अगर सेम है तो ऐसा आपका व्यापक हल होगा, ऐसा आपका सॉल्यूशन होगा। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वो भी हम कर लेते हैं, क्या था, d² प्लस 5d प्लस y बराबर 0, ऐसा था क्या, एक मिनट, नहीं ये तो कर लिया था हमने, d² माइनस 3d प्लस 4y बराबर 0, ये था। यहां पर आपके जो गुणांक थे, m की वैल्यूज थी, m की वैल्यू क्या आई थी, एक तो आई थी आपके पास जो आपने सोल्व किया था, हाँ, एक तो आपके पास m की वैल्यू -1 और एक m की वैल्यू थी 2 2, यानी दो वैल्यू एक जैसी है, तो दो वैल्यू एक जैसी है तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, y बराबर क्या था, y बराबर c1 e की पावर -x प्लस, देखिए अब ये तो इसने सलटा दिया, अब देखो c2 प्लस c3x, और बाहर क्या आ जाएगा e की पावर 2x।
ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका? अगर आपके पास जो मूल है वो समान है, अगर यहाँ पर 3 होते तो वो भी मैंने आपको बता दिया, उसमें x स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। बस ऐसे ही ये चीज़ें चलती जाएंगी। तो फटाफट आप इसको लिखें। फिर इसके बाद देखिए जो अवकल समीकरण, अगर आपको ये तो हो गया समान आए भिन्न भिन्न आए, अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मिल जाए, सम्मिश्र संख्याओं के रूप में मिल जाए, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, अभी उस पर हम बात करेंगे। फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो। लिख लिया क्या? चलो अब बढ़ते हैं। अगर अब क्या है, नंबर 3 पर है, यदि नंबर 3 यदि मूल सम्मिश्र संख्या हो, मूल सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, कॉम्प्लेक्स रूप में, ठीक है। मान लीजिए fm बराबर 0, 1 मिनट रुके, मान लीजिए fm बराबर आपको ठीक है, fm बराबर आपको दे रखा है 0, ठीक है। और जो आपके मूल हैं वो मूल आए हैं अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये पार्ट क्या है आपका वास्तविक, और ये पार्ट इमेजिनरी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स रूप में आया है। एक पार्ट इसके अंदर वास्तविक होगा और एक जहां पर आयोटा आएगा वो आपका क्या होगा, काल्पनिक पार्ट होगा, जिसमें देखिए प्लस माइनस आयोटा बी। तो एक ये आयोटा वाला पार्ट है वो काल्पनिक हो गया और एक पार्ट आपका वास्तविक आएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर इस रूप में है तो y बराबर C1 सबसे पहले जो आपका वास्तविक पार्ट है उसे आप सबसे पहले कॉमन निकालेंगे e की पावर अल्फा x के रूप में, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, C1 कोस बीटा x, जो आपने फॉर्मूला लगाते हैं ना, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आप बार बार इन चीजों को रिपीट करते हैं। तो C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये तो हो गया जब आपके दो ही हैं, सम्मिश्र रूप में है, तो इसमें और भी आपको वैल्यूज मिलेंगे, m की वैल्यूज। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सारी ही काल्पनिक मिले, आप गुणनखंड 3 के रूप में है, 4 के रूप में है, तो आगे भी आपको C3 e की पावर m3x ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, जो भी वैल्यूज आती जाएंगी। ये हो गया। अगर अल्फा प्लस माइनस बीटा 2 बार आ जाए, यानी कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी ये 2 बार आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा आपने पहले किया था, अल्फा प्लस माइनस बीटा 2 बार आए, तो यानी इसका 2 बार हो गया। कैसे, y बराबर e अल्फा x, ठीक है, C1 प्लस C2x कोस बीटा x प्लस e की पावर अल्फा x, C1 प्लस C2x और साइन bx, वहां तक दिखाई दे रहा है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। प्लस आपका ये C2 नहीं, ये C3 और ये C4, आगे बढ़ते जाएंगे, और C5 e की पावर m5x, ऐसे आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको किस रूप में मिले, अगर इस रूप में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के रूप में अगर आपको गुणांक मिल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो वास्तविक पार्ट था वो पहले एक ही रूप में कॉमन आ जाएगा, C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, और आगे वैसे चीजें चलती जाएंगी। अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको लिख लीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इनकी चीज़ों की, तो उतनी ही ज़्यादा ये बेहतर होती चली जाएंगी। तो उसके उतनी इसकी प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस करो। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको कि डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस माइनस प्लस 1 बराबर 0, यानी इसके अंदर q बराबर 0 है, तो यानी जो इसका हल होगा वो केवल मात्र CF होगा, PI नहीं होगा। PI के बारे में अभी स्पेशल बात होगी। तो ये तो हो गया जिसके अंदर q बराबर 0 है, तो इसमें CF निकलेगा, और CF निकालने के लिए d बराबर आपको m प्रतिस्थापित करना है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर 0। अब m की वैल्यू कैसे निकालें, श्रीधराचार्य सूत्र से, तो ये देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 हो गया,
-4ac, 4a क्या है 1 है, c भी 1 है, तो -4 अपॉन में 2a, तो 2a भी यही होगा। m बराबर -1 प्लस -1 में से 4 आप घटाएंगे तो माइनस का अंदर 3 बचेगा और ऊपर क्या है रूट, और -√3, इसका अर्थ क्या हुआ, आयोटा लगेगा, काल्पनिक हो गई ये वैल्यू, तो √3 आयोटा अपॉन में 2 है तो दोनों में भाग दे दीजिए। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई -1/2 प्लस -√3/2। ये देखिए किस रूप में हो गया, कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स के रूप में है तो y बराबर e⁴ax c1 प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin bx, ठीक है। देखिए y बराबर e⁴ax, ये क्या है -1/2 x c1 cos, और ये एंगल कितना है बीटा x की जगह √3/2 x प्लस c2 sin √3/2 x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के रूप में, अगर आपको कॉम्प्लेक्स के रूप में जो मूल है कॉम्प्लेक्स के रूप में प्राप्त हो, कॉम्प्लेक्स संख्याओं के रूप में प्राप्त हो, तो आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये आपकी पूरी प्रोसेस होगी। तो ये दोस्तों आपका था, आज हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें से आगे आगे चीज़ें और भी बेहतरीन चीज़ें बनती जाएंगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण है उसका मानक 1 मिनट का क्विक रिवीजन हम करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा इसका रिवीजन करना जरूरी है, तो थोड़ा सा इसका रिवीजन कीजिए। आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी क्लास 2 मिनट के अंदर रिपीट कर दूंगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये हमारा टॉपिक था, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो इसका मानक रूप क्या था, d⁴n y dxn प्लस p1 dn-1 dxn-1 y प्लस p2 dn-2 dxn-2 प्लस डॉट 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 आगे आगे ये pny बराबर q, ये इसका मानक रूप था। और आपने d/dx बराबर क्या रखना है आपको, d, ये क्या है अवकल संकारक, अगर आपने ऐसा रखा है तो ये क्या dny प्लस p dy प्लस p 2p2 dn-2, ऐसे आपका ये अवकल समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा। d क्या है, संकारक है, ऐसे ही आपको अवकल समीकरण का रूप मिलेगा। अब उसके बाद अगर आपको हल करना है तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा अवकल समीकरण क्या उसमें q की वैल्यू है। अगर q की वैल्यू है तो हल आपका 2 प्रकार से होता है, y बराबर cf प्लस pi, आपको ये चीजें निकालनी थी। cf क्या है, पूरक फलन, क्या है, पूरक फलन, और pi आपका है विशेष फलन, पूरक फलन और विशेष फलन। देखिए अगर q की वैल्यू 0 नहीं है, यदि q की वैल्यू 0 नहीं है तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, पूरक फलन भी निकालना पड़ेगा, आपको pi जो पर्टिकुलर फलन है विशेष प्रकार का फलन वो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि q बराबर 0 आपको दे, q बराबर 0 दे दिया तो आपको pi निकालने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपका जो हल होगा y बराबर cf ही होगा। और अभी हमने यही पढ़ा है पूरक फलन, अगर आपको q बराबर 0 दे, q बराबर 0 दे तो आप पूरक फलन निकालोगे, यही हमने पढ़ा है। और इसके निकालने के, पूरक फलन निकालने के 3 तरीके हैं, 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको अम की वैल्यूज, देखिए डी की जगह आपको फिर अम प्रतिस्थापित करना है। यदि जो अम के मूल हैं अगर भिन्न भिन्न हो और वास्तविक हो, भिन्न भिन्न हो और वास्तविक हो, तो आपने किस प्रकार हल किया था, देखिए फटाफट डायरेक्ट आप इसका हल याद रखना है बस आपको। यदि मूल क्या हो, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, तो आपका जो हल था वो क्या था, y बराबर c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x, और डॉट 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 आगे ऐसे आप चलते जाओगे। नंबर 2 आपने क्या पढ़ा, यदि आपके मूल समान हो, यदि मूल समान हो, सबसे पहले यदि 2 मूल समान हो, 2 मूल समान है यानी m1 बराबर m2 बराबर m हो, तो आपका हल क्या होगा, y बराबर
C1 प्लस C2x ई की पावर क्या होगा mx प्लस से आगे जो चीजें m3 भी होगा इसके अंदर C3 ई की पावर m3x और ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास तीन मूल समान है, तीन मूल समान हो तो क्या हल होगा, y बराबर C1 प्लस C2x, यहां पर स्क्वायर होती जाएगी C3x स्क्वायर, अगर चार समान है तो C4x क्यूब ई की पावर mx और ये C4 ई की पावर m4x और ऐसे आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। ये हो गया अगर मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, यदि मूल आपके समान हो। अब तीसरा, यदि मूल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं आपको, तीसरा क्या है, इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए अच्छे से। नंबर तीसरा है, यदि मूल आपको अल्फा प्लस माइनस बीटा इस रूप में मिले तो हल क्या होगा, y बराबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वास्तविक पार्ट है इसको बाहर निकालना है e की पावर ax के रूप में, और यहां पर c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपके ये स्क्वायर के रूप में दो आ जाए, ऐसे अल्फा प्लस माइनस बीटा दो आ जाए तो आप क्या सॉल्यूशन करोगे, ऐसा ही e की पावर अल्फा x बाहर निकालो, c1 प्लस c2x cos bx प्लस e की पावर ax, यहां पर भी c3 c4x और sin bx, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और इसके हर प्रकार के टाइप के हमने क्वेश्चन भी कर लिया अच्छे से, इनको समझ भी लिया। तो ये है दोस्तों आपका जो लीनियर कोफिशिएंट है, जो भी जिसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का जो मानक रूप था, जो स्टैंडर्ड रूप था, ये इस प्रकार का आपका रूप होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अब थोड़ी सी क्लास आपको लेंथी मिलेगी, यानी जो हर क्लास होगी अब आपको 40 से 45 मिनट के बीच में मिलेगी, यानी पहले आधे घंटे की मिल रही थी, अब आपको 40 से 45 मिनट के बीच में क्लास मिलेगी। रोजाना आपको 10 से 15-20 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे से ऐसी क्लासेज आपके लिए आएंगी और जल्द ही आपके लिए 2-2 क्लासेज, लगभग सोच रहा हूँ मैं कि 1 जनवरी से आपकी 2-2 क्लासेज स्टार्ट कर दूँ, तो दोनों ओर से आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आप सिलेबस से जल्द हम 2 या लगभग 2 महीने के अंदर फिर इस हिसाब से चलेंगे, तो 2 महीने के अंदर हम हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। शिक्षण विधि भी करेंगे तो वो भी चलेगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। और इसके नोट्स हैं क्लास के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। और इन क्लासेस को दोस्तों अपने तमाम दोस्तों के साथ इन क्लासेस को शेयर किया करें, उन्हें बताएं कि आपको सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा कोर्स आपको फ्री करवाया जा रहा है यूट्यूब पर, उसमें नोट्स भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करें, जो इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। रोज़ाना आपके लिए 9:30 बजे क्लास होती है और अब थोड़े दिन बाद आपके लिए शाम को भी क्लास होगी, तो 2-2 क्लासेस आपके लिए रोजाना हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दिया करें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।